नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंक्रोनस मोटर। और ये सिंक्रोनस जो शब्द है कई बार आपके कई सारे चैप्टर में सुनने को मिलता होगा, सिंक्रोनस स्पीड सिंक्रोनस स्पीड। तो आज हम वैसा ही मोटर पढ़ने जा रहे हैं जिसका स्पीड ही सिंक्रोनस स्पीड होता है, वो कम होता ही नहीं है, उसी स्पीड से चलता है। और सिंक्रोनस स्पीड जब हम बोलते हैं तो आपको पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि सिंक्रोनस स्पीड का मतलब होता है कि जो ये स्टेटर होता है ना, मोटर में दो पार्ट होते हैं, सबको मालूम है, स्टेटर और रोटर। ठीक है, इस रोटर को हम यहां कर दिए हैं। ठीक है, सेम यही रोटर नीचे है और एक ये स्टेटर है हमारा। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब ये होता है कि जो ये स्टेटर है, स्टेटर के अंदर में जो वाइंडिंग की गई है, आपको पीले कलर का दिख रहा होगा, जो वाइंडिंग की गई है, उस वाइंडिंग में अगर हम थ्री फेज कनेक्शन देते हैं, थ्री फेज कनेक्शन देते हैं तो होता क्या है, इसके अंदर में एक रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसको आरएमएफ बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आपको एनिमेशन में कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ये घूम रहा है ना, ये क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये बनता है। और ये जो जिस स्पीड से चलता है उस स्पीड का नाम है सिंक्रोनस स्पीड, एनएस बोलते हैं इसको, रेवोल्यूशन पर मिनट जो होता है ये एनएस बोलते हैं, ये सिंक्रोनस स्पीड है। और पिछले वाले जो मोटर था, जो पीछे हमने कई सारे मोटर को पढ़ा, उसमें जो रोटर था हमारा, उसके स्पीड को हम एनआर बोलते थे, रोटर का स्पीड। और रोटर का जो स्पीड था ये कम होता था, ये रोटर का स्पीड कम होता था और सिंक्रोनस का स्पीड ज्यादा होता था पीछे वाले मोटर में। लेकिन इस वाले मोटर में कहानी क्या है कि जिस स्पीड से अंदर वाला चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, उसी स्पीड से हमारा जो रोटर है ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा। तो कह सकते हैं कि इस वाले चैप्टर में एनएस जो होगा वो एनआर के बराबर होगा, मतलब स्टेटर का जो स्पीड होगा वो रोटर के स्पीड होगा, या रोटर का स्पीड स्टेटर के स्पीड के बराबर हो जाएगा। और जब दोनों बराबर स्पीड में चलते हैं, इसका जो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड पे हमारा रोटर का स्पीड चलने लगता है, उसी मोटर को हम लोग सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। और सिंक्रोनस जब नाम इसका रख ही दिया गया है, इसका मतलब है कि ये हमेशा हमारा स्टेटर के स्पीड से इसका रोटर का स्पीड चलता रहेगा, मतलब दोनों मैच करेगा। ठीक है, यही स्पीड के वजह से इसका नाम हमारा रखा गया सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, अब ये कैसे चलता है, क्या करता है, आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, अब डिटेल्स में जानने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसके बारे में जो मैं बताने का काम करता हूं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, मतलब ये ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाकर इसको स्टार्ट किया जाता है। समझ गए कि सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसको कई सारे अलग अरेंजमेंट लगाकर हम इसको स्टार्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा है कि इसके जो स्टेटर है, ये बाहर वाला जो भाग है क्या है, स्टेटर है। ठीक है ना, ये वाला स्टेटर है, इसमें हम थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। किसमें देते हैं, इसके स्टेटर में। जबकि रोटर में हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, रोटर में हम डीसी सप्लाई देते हैं। इस वाला डायग्राम में देखिएगा तो ये वाला जो गोल सा दिख रहा है, ये क्या है, हमारा स्टेटर है, और इसमें हम थ्री फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये अंदर जो दिख रहा है आपको नॉर्थ नॉर्थ और साउथ, ये हमारा क्या है, रोटर है। और इस रोटर के अंदर में हम जो सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। और इसमें जो रोटर यूज होता है वो सैलिएंट पोल रोटर होता है। कौन सा होता है, सैलिएंट पोल रोटर होता है। ठीक है, तो इसके रोटर में डीसी सप्लाई होता है और स्टेटर में एसी सप्लाई होता है, जो कई सारे मोटरों से इसको अलग बनाता है। बाकी मोटरों में ऐसी कहानी नहीं है। ठीक है, तो आइए वन बाई वन करके इसके बारे में और गहराई से समझते हैं कि इसका और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है कि तुल्यकालिक मोटर, हिंदी में इसको बोलते हैं तुल्यकालिक मोटर। ठीक है, हिंदी थोड़ा टफ है। इसका मतलब है सिंक्रोनस मोटर एक प्रकार का एसी मोटर है जिसमें रोटर की गति स्टेटर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन, चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन, जिसको हम आरएमएफ बोलते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति के साथ साथ समकालिक सिंक्रोनस रहती है। करा है कि जो स्टेटर की गति है उसी गति के साथ में रोटर का जो गति है, दोनों एक दूसरे से अटैच होता है, कोलैप्स हो जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं और सिंक्रोनस स्पीड से चलने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि जो ये मोटर है, सारे मोटर की हम बात करते हैं, सारे मोटर क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हम क्या करते हैं, विद्युत सप्लाई देते हैं और हमें घुमाने वाला बल मिलता है। तो सारे मोटर जितने भी हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसकी गति आपूर्ति जो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर रहती है, कारण कि ये जो घूमता है किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और ये सारे मोटर में ये वाला फॉर्मूला आपको दिखता होगा, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है। तो कह रहा है कि जो भी मोटर है, चाहे सिंक्रोनस मोटर की हम बात करें, इसकी जो गति होती है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करिएगा तो स्पीड में आपका कम ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि तुल्यकालिक मोटर, अब मोटर दो बार हो गया। तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर पार्ट में एसी होता है और रोटर पार्ट में डीसी सप्लाई होती है। समझ गए ना, कह रहा है कि जो स्टेटर वाला पार्ट है इसमें एसी सप्लाई होता है, ग्रीन वाला पार्ट है क्या स्टेटर वाला है, और रोटर वाला जो पार्ट है उसमें डीसी सप्लाई होता है। ये तो पहले ही मैं बता चुका हूं आपको। अब यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है, जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 120 एफ अपन पी। एफ क्या है हमारा, तो ये फ्रीक्वेंसी है, पी क्या है, ध्रुवों की संख्या है, और एनएस क्या है हमारा सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, हालांकि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग हमारा ये नहीं होता है। ठीक है, उसे स्टार्ट करने के लिए सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाना पड़ता है। कारण कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमको रोटर का जो स्पीड है उसको सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचाना पड़ता है, तब जाकर ये स्टेटर का जो स्पीड है और रोटर का स्पीड आपस में मैच करके घूमने का काम करता है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, अलग से जुगाड़ लाकर इसकी रोटर की स्पीड को हम पहुंचाते हैं कहां तक, सिंक्रोनस स्पीड तक। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे सिंक्रोनस जो मोटर है उसमें स्टेडी स्पीड होता है, मतलब स्थिर गति होता है। स्थिर गति क्यों होता है, क्योंकि ये चलता ही है सिंक्रोनस स्पीड पे, तो जो मैक्सिमम स्पीड है उसी पे चलता है, तो गति इसका कम ज्यादा नहीं होता, जो है वो बना रहेगा, बशर्ते जो सप्लाई है उसमें कम ज्यादा ना हो, लोड में कम ज्यादा वेरिएशन ना करें, तो ये निश्चित एक स्पीड पे चलता है, कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, इसका स्पीड स्थिर रहता है। ठीक है, कह रहा है कि भार बदलने पर भी इसकी गति नहीं बदलती है, बशर्ते समकालिक गति से नीचे न जाए। क्या बोल रहा है कि जो ये सिंक्रोनस स्पीड से चलता है, अगर भार में थोड़ा बहुत परिवर्तन करिएगा तो भी इसका स्पीड में कोई अंतर नहीं आता, उतना ही स्पीड चलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा भार में बदलाव कर दीजिएगा तो फिर तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा और सिंक्रोनस स्पीड से नीचे आ जाएगा, तो मोटर क्या हो सकता है, बंद भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा बहुत भार में परिवर्तन करेंगे तो इसके स्पीड में कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा, स्पीड बढ़िया चलेगा। ठीक है, शक्ति गुणांक की हम बात करें, पावर फैक्टर की बात करें, तो कह रहा है कि इसे लीडिंग या लैगिंग या एकल, ये तीनों तरह के पावर फैक्टर पर चलाया जा सकता है। ठीक है ना, लीडिंग कर सकता है, लैगिंग कर सकता है, या यूनिटी, तीनों पावर फैक्टर पे चलता है। लैगिंग में क्या होता है, करंट हमारा पीछे चलता है वोल्टेज से। लीडिंग में क्या होता है, करंट हमारा आगे चलता है वोल्टेज से। और यूनिटी में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ चलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं। तो ये तीनों पे काम करता है। ठीक है ना, इसमें कोई समस्या वाला विषय नहीं है। इसका उपयोग शक्ति गुणांक सुधार के लिए करते हैं हम लोग। इस मोटर का प्रयोग जो करते हैं शक्ति गुणांक सुधारने के लिए भी करते हैं। ठीक है, अब एक और दिया है यहाँ पे कि नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इस मोटर के बारे में बोला कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। कह कि तुल्यकालिक मोटर चलाने के लिए बाहरी साधन जैसे डी मोटर या डैम्पर वाइंडिंग इत्यादि की आवश्यकता होती है। कह कि सेल्फ स्टार्टिंग होता नहीं है, तो इसको चलाने के लिए, इसको रोटर को सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचाने के लिए हम लोग बाहरी साधन का प्रयोग करते हैं, जिसमें डी मोटर लगाते हैं या डैम्पर वाइंडिंग करके हम लोग ऐसा काम करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल दिया है कि भाई कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहला हम काम जानेंगे स्टेटर के बारे में कि स्टेटर क्या करता है। तो भाई 3 फेज एसी सप्लाई स्टेटर को दी जाती है, तो एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। स्टेटर का काम यही होता है, वो क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अब उसके अंदर में रोटर जाएगा तो रोटर घूमना शुरू कर देता है। तो ये तो स्टेटर काम हुआ। रोटर क्या करता है भाई, तो करेगा रोटर को डीसी सप्लाई द्वारा उत्तेजित किया जाता है, जिससे यह एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करता है ना। कह रहा है कि रोटर को डीसी सप्लाई से हम उत्तेजित करते हैं तो होता क्या है कि यह अस्थायी चुंबक जैसा बिहेव करता है ना। कह रहा है कि स्टेटर का आरएमएफ रोटर के चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है, जिससे रोटर घूमने लगता है। कह रहा है कि स्टेटर का जो आरएमएफ है, जो रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र है जो घूम रहा है उसके अंदर में सिंक्रोनस स्पीड से,
उसका पोल चेंज होते रहता है, कभी नॉर्थ पोल कभी साउथ पोल होगा, कभी नॉर्थ साउथ कभी साउथ नॉर्थ होते रहता है, ऐसे घूमेगा तो चेंज होगा ना। उसके वजह से आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, जिसके दौरान एक रोटेटिंग हमारा टॉर्क हमें मिलता है जो उस रोटर को घुमाने का काम करता है। ठीक है। इसके अलावा समकालिक गति, कह रहा है कि रोटर स्टेटर के आरएमएफ के साथ तालमेल बनाकर घूमता है। जो रोटर होता है स्टेटर के आरएमएफ के साथ तालमेल बनाकर घूमता है, इसीलिए इसकी गति एनएस के बराबर मतलब सिंक्रोनस गति के बराबर हो जाती है। समझे क्या बोला? कि जो स्टेटर के अंदर में चुंबकीय फील्ड बन रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसके अंदर में जब रोटर जाता है तो ये क्या करता है, उसके साथ तालमेल बैठा लेता है। तालमेल बैठाने का मतलब कि ये अपना भी स्पीड को उसी चुंबकीय फील्ड के स्पीड के बराबर कर लेता है, और इस वजह से हमारा जो रोटर है सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने का काम करता है। ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उपयोग, कहां कहां इसका उपयोग करते हैं, इस मोटर का प्रयोग कहां कहां करते हैं। तो पहला है शक्ति गुणक सुधार के लिए, पावर फैक्टर करेक्शन में हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। अधिकांश औद्योगिक संयंत्रों में इसे सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। हाई पावर एप्लीकेशन में उपयोग करते हैं, जैसे बड़े पंखे में, कंप्रेसर में, बड़े पंप है, सॉरी बड़े पंप में, कंप्रेसर में, पंखे में, जनरेटर में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, बड़े एप्लीकेशन में क्यों, जैसे बड़ा पंखा है, हमको उसको पूरा फुल स्पीड पर चलाना है, तो हम सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करेंगे। जिसको भी फुल स्पीड पर चलाना हो, चाहे पंखा हो, चाहे पंप हो, चाहे कंप्रेसर हो, तो हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। कह रहा है कि गति का नियंत्रण सटीक होता है। कह रहा है कि इसमें जो गति नियंत्रण होता है बहुत अच्छा होता है, हम गति को बढ़िया से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। रोटर में जो सप्लाई है, जो स्टेटर में सप्लाई है, दोनों के माध्यम से गति पे हमारा कंट्रोल बढ़िया रहता है। ठीक है। तो गति नियंत्रण वाले जो जगह है वहां भी इसका प्रयोग करेंगे, जैसे रोबोटिक्स हो गया, मशीन टूल्स हो गया, और टाइमिंग डिवाइसेस में हम इसका प्रयोग करते हैं। जहां पे गति को आसानी से कंट्रोल करना होता है, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो उपयोग कहाँ कहाँ है ये समझिए आप। सबसे ज्यादा पूछता है कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सा मोटर का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार का होता है, तो बाबू देख लो यहाँ पे, सिंक्रोनस मोटर 3 प्रकार का होता है। तो पहला हमारा होता है क्षेत्र उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, वाउंड रोटर सिंक्रोनस मोटर। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके रोटर में हम लोग डीसी सप्लाई द्वारा उत्तेजित कुंडलियां होती है, कह कि डीसी सप्लाई देते हैं, और रोटर के अंदर में क्या आता है, कुंडलियां मतलब वाइंडिंग की रहती है, और उसमें हम डीसी सप्लाई देकर इसको उत्तेजित करते हैं। जो अभी हम देख रहे थे, बोले थे ना कि सिंक्रोनस मोटर के जो रोटर होता है उसमें डीसी सप्लाई देते हैं, तो यही वाला मोटर होता है। उसका नाम है हमारा वोंड रोटर सिंक्रोनस मोटर, जिसके रोटर में वाइंडिंग की जाती है और उसके रोटर में डीसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है। दूसरा होता है अस्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। अब इसमें क्या होता है कि इसके रोटर में अस्थायी चुंबक लगा दिया जाता है, तो डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो कह रहा है कि रोटर में अस्थायी चुंबक लगे होते हैं, इस वजह से डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। जिसमें डीसी सप्लाई हम नहीं देते हैं उसका नाम है अस्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ठीक है। तीसरा है रिलक्टेंस मोटर। कह रहा है कि रोटर में कुंडलियां नहीं होती है, बल्कि यह चुंबकीय प्रतिभष्ट रिलक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। रिलक्टेंस क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है। इस वजह से हम रोटर में कुंडलियां नहीं बनाते हैं, हम कुछ इस तरह से डिजाइनिंग करते हैं कि जो हमारा स्टेटर के अंदर में चुंबकीय फील्ड बन रहा है उसका विरोध करके ये घूमना शुरू करता है। बस इतना ही, ये कंसेप्ट यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रिलक्टेंस मोटर को बनाते हैं। रिलक्टेंस का मतलब ही होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करना, और किसी का विरोध करिएगा तो न्यूटन लॉ के अनुसार होता है ना कि आप किसी पर बल लगाइए तो वो भी आपके ऊपर बल लगाएगा। आप चुंबकीय बल रेखाओं का ये विरोध करता है तो वो भी इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट करता है, जो टॉर्क के रूप में इसको घुमाने का काम करता है। ठीक है। इस तरह के मोटर को रिलक्टेंस मोटर बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर का लाभ क्या है, क्या लाभ है भाई। तो पहला लाभ है कि गति स्थिर होता है। ठीक है। हाई इफिशियंसी होता है, और शक्ति गुणांक पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो 3 लाभ है इसका, गति बढ़िया रहता है इसका, इफिशियंसी अच्छा रहता है, और पावर फैक्टर सुधारने में काम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही पॉइंट है कि भाई इंप्रूव द पावर मल्टीप्लायर, मतलब पावर फैक्टर को सुधारने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये मोटर होता है। ठीक है।
हानि क्या है इसका? तो कह रहा है कि महंगा होता है और जटिल निर्माण होता है। ये तो एक तो महंगा होता है और इसका कंस्ट्रक्शन काफी जटिल होता है, और सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। मतलब ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, महंगा होता है, ठीक है। और निरंतर डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, कह रहा है कि हमेशा इसके मोटर के अंदर में जो रोटर है, तो रोटर को एक्साइटेड करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसका नुकसान है, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि सिंक्रोनस मोटर है क्या, ठीक है। अब बार बार हम लोग ये कह रहे थे कि सिंक्रोनस मोटर सिर्फ स्टार्ट नहीं होता था। भाई स्टार्ट कैसे करते हैं, आइए समझ लेते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका है डैम्पर वाइंडिंग, वीडिंग लिखा हुआ है, डैम्पर वाइंडिंग या एमरोस्टर वाइंडिंग, ठीक है ना, या इंडक्शन मोटर के द्वारा। तीन तरह के चीजों को इस्तेमाल करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग कर देते हैं, और नहीं तो हम इंडक्शन मोटर के द्वारा हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग को ही हम लोग एमोनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। पहला तो तरीका ये होगा कि भाई डैम्पर वाइंडिंग कर देंगे और मोटर को स्टार्ट कर देंगे। वीडिंग नहीं है, वाइंडिंग होगा, हिंदी में आप सुधार लीजिएगा इसको। दूसरा है अलग मोटर या पायलट मोटर या पोनी मोटर द्वारा। तीन नाम दिया गया, तीनों का मतलब एक ही होता है। हम किसी दूसरे मोटर को लाएंगे और इसके रोटर को घुमाएंगे उस मोटर से। उस मोटर का नाम होता है पायलट मोटर या पोनी मोटर, ठीक है। तीसरा होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, VFD डिवाइस के द्वारा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस के द्वारा हम इस मोटर को स्टार्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे डैम्पर वाइंडिंग या एमरोटिसियर वाइंडिंग या इंडक्शन मोटर के द्वारा, ठीक है। तो कह रहा है कि सैलिएंट पोल रोटर में, जो इसके अंदर में रोटर लगा रहता है उसका नाम क्या है? सैलिएंट पोल रोटर। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि सैलिएंट पोल रोटर में डैम्पर वाइंडिंग कुंडलियों का एक ग्रुप, डैम्पर वाइंडिंग मतलब बहुत सारे कुंडलियों का एक ग्रुप लगी होती है, जो इंडक्शन मोटर की तरह काम करती है। हम क्या करते हैं, सैलिएंट पोल रोटर होता है, उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग मतलब कुंडलियों का बहुत सारा ग्रुप हम लोग क्या करते हैं, रोटर के जो पोल होता है उसमें हम लगा देते हैं, जो सैलिएंट पोल होता है उसमें लगा देते हैं, ठीक है। इस वजह से जो ये रोटर होता है इंडक्शन मोटर की तरह काम करता है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, कि थ्री फेज सप्लाई हम इसको देते हैं, तो डैम्पर वाइंडिंग में इंडक्शन करंट उत्पन्न होता है। थ्री फेज सप्लाई हम स्टेटर को देंगे तो क्या होगा, डैम्पर वाइंडिंग में इंडक्शन करंट पैदा हो जाएगा। मतलब होता है ना कि किसी कंडक्टर को अगर हम चुंबकीय बल, रोटेटिंग चुंबकीय बल रेखा के बीच में ले जाते हैं, तो उसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है, उस कंडक्टर में इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो जैसे हम क्या करेंगे, स्टेटर में हम करंट सप्लाई देंगे थ्री फेज, तो जो हमारा रोटर है उसमें इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। इसी को बोला कि इंडक्शन करंट की, उसी को बोलते हैं हम लोग। इंड्यूस जो करंट पैदा होगा उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन करंट। तो डैम्पर वाइंडिंग में इंडक्शन करंट उत्पन्न हो जाएगा, जो इंडक्शन मोटर की तरह रोटर को घुमाता है, जो क्या करेगा, इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग रोटर को घुमाने का काम करेगा। जब रोटर की गति समकालिक गति सिंक्रोनस स्पीड के करीब लगभग 95% तक पहुंच जाती है, तो डीसी एक्साइटेशन देकर हम लोग क्या करते हैं, रोटर को उत्तेजित करना शुरू करते हैं। अब समझिए यहाँ पे कि ये मोटर को लगभग सिंक्रोनस स्पीड के करीब पहुंचा देगा, मतलब 95% स्पीड जब पकड़ लेगा मोटर अपने स्पीड का, सिंक्रोनस स्पीड का 95% तक पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो रोटर है उसमें डीसी सप्लाई देना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे और रोटर को डीसी एक्साइटेशन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, चलाने का काम करेंगे। मतलब डीसी जब करंट सप्लाई करेंगे तो रोटर एक्साइटेड हो जाएगा, और जो स्टेटर का चुंबकीय फील्ड है, जो रोटेटिंग चुंबकीय फील्ड है, उसकी गति से ये कोलैप्स करेगा और चलाना शुरू करेगा। कोलैप्स का मतलब इंटरलॉकिंग कर लेगा, और फिर जो रोटर है उसी स्पीड से चलना शुरू कर देता है। तो हमें क्या होता है, फिर बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारा ये डैम्पर वाइंडिंग है इसका कोई यूज नहीं रह जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब रोटर स्टेटर के आरएमएफ के साथ लॉक हो जाता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तो जो हमारा रोटर है, रोटर का जो स्पीड है वो स्टेटर के जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ लॉक हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, और सिंक्रोनस मोड में चलने लगता है। और सिंक्रोनस मोड में क्या होता है, चलना शुरू कर देता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग से हम कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका फायदा क्या है, सरल और किफायती तरीका है, ठीक है ना। उपयोग कहाँ करते हैं, तो छोटे और मध्यम शक्ति वाले सिंक्रोनस मोटर में इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम दूसरा जो स्टार्ट करने का तरीका है, वो
पोनी मोटर द्वारा, ठीक है ना, पोनी मोटर द्वारा स्टार्ट करता है, या पायलट मोटर भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पायलट मोटर या पोनी मोटर बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर कभी देखे होंगे ध्यान से, तो देखिएगा कि एक उसके ऊपर भी एक छोटा सा मोटर लगा रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोनी मोटर। ठीक है ना, ये मेन मोटर है जो सिंक्रोनस मोटर है, इसी के ऊपर एक छोटा सा मोटर लगा रहता है, इसका नाम होता है पोनी मोटर। ठीक है, ये क्या करता है, हम स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई दे देते हैं। जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है ना, जो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा होता है। तो हम फिर पोनी मोटर को स्टार्ट करते हैं, और पोनी मोटर का देखिए बेल्ट जो है ये किससे लगा हुआ है, ये जो हमारा रोटर का हमारा पुल्ली है उसके द्वारा ये कनेक्ट किया गया है हमारा पोनी मोटर को एक बेल्ट के द्वारा। तो ये पोनी मोटर को हम स्टार्ट करते हैं। अब पोनी मोटर बहुत तेज से क्या करता है, इस रोटर को घुमाने का काम करता है, और रोटर को इतना स्पीड से घुमाता है कि रोटर का स्पीड RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो स्टेटर के अंदर में उसके बराबर हो जाता है, मतलब NS के बराबर हो जाता है हमारा रोटर का स्पीड। तो इसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं, फिर ये मोटर चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम चलाने का काम करते हैं। तो कह रहा है कि इस विधि में सिंक्रोनस मोटर को एक अन्य मोटर जैसे DC मोटर या थ्री फेज इंडक्शन मोटर द्वारा समकालित गति तक त्वरित किया जाता है, चलाया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, किसी दूसरे मोटर के द्वारा हम लोग सिंक्रोनस स्पीड तक चलाते हैं और उसके बाद उसको बंद करते हैं, तो मोटर हमारा चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब उस जो मोटर का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है पोनी मोटर या पायलट मोटर। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि पहले हम पायलट मोटर द्वारा सिंक्रोनस मोटर को समकालिक गति तक घुमाते हैं, पायलट मोटर लाएंगे या पोनी मोटर लाएंगे, और जो रोटर है उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड तक घुमा देते हैं। ठीक है, फिर AC सप्लाई और DC एक्साइटेशन दी जाती है। करेंगे फिर क्या करते हैं हम लोग, जब इसका रोटर फुल स्पीड पकड़ लेगा तो हम क्या करेंगे, AC सप्लाई देंगे और फिर DC सप्लाई दे देते हैं। तो क्या होता है, जो रोटर है हमारा और जो स्टेटर है दोनों काम करना शुरू करता है, दोनों इंटरलॉक हो जाते हैं, और सिंक्रोनस मोटर मुख्य आपूर्ति से जुड़कर काम करने लगता है, और सिंक्रोनस मोटर अपना जो काम है वो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करके क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर को चलाने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसका लाभ क्या है भाई, तो लाभ है कि बिना डैम्पर वाइंडिंग वाली सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उपयुक्त होता है, बिना डैम्पर वाइंडिंग हम चला सकते हैं। हानि क्या है कि भाई अतिरिक्त मोटर का आवश्यकता पड़ता है, एक अलग से मोटर और खरीदिए आप, जिसका नाम पायलट मोटर या पोनी मोटर हो सकता है, तब जाकर तो चलेगा। तो ये थोड़ा सा ये है एक हानि है, मतलब अलग से पैसा आपका लगेगा, और फायदा ये है कि भाई डंपर वाइंडिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अब आता है हमारे सामने एक टर्म होता है हंटिंग और फेज स्विंग। फेज स्विंग, ठीक है ना, फेज स्विंग, हंटिंग और फेज स्विंग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। अब टॉपिक चेंज हुआ है, मोटर जब चलता है ना तो हंटिंग भी होती है और फेज स्विंग भी होता है। हंटिंग मतलब शिकार करना, तो मोटर का शिकार हो जाता है, हंटिंग हो जाता है, मतलब मोटर कहानी खत्म हो जाती है, मोटर मर जाता है, हंटिंग हो गई ना, शिकार हो गया उसका। तो मोटर का हंटिंग पढ़ेंगे, हंटिंग क्या होता है, और फेज स्विंग क्या होता है। फेज स्विंग मतलब फेज चेंज होना। ठीक है, तो पहले हम हंटिंग को समझते हैं। तो कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर जब रोटर की गति और स्टेटर की घूर्णन की चुंबकीय क्षेत्र के बीच सिंक्रोनाइजेशन टूटता है तो रोटर आगे पीछे दोलन करने लगता है, इस घटना को हंटिंग कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जो हमारा स्टेटर का स्पीड था NS सिंक्रोनस स्पीड, और हमारा रोटर का स्पीड था कौन सा, रोटर स्पीड। ठीक है, तो दोनों जब बराबर होते हैं तब तो बढ़िया है, दोनों का स्पीड बराबर है तो भाई बढ़िया चल रहा है, इंटरलॉकिंग हो गई है, रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से चल रहा है। लेकिन कह रहा है कि जब इनकी गति एक दूसरे को बराबर नहीं होती है, गति एक दूसरे से खत्म हो जाती है, इंटरलॉकिंग खत्म हो जाती है, टूट जाती है, एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, मतलब NR नीचे चला जाता है और ये तो चल ही रहा है अपना सिंक्रोनस स्पीड में। तो NR की स्पीड जब कम हो जाता है तो कह रहा है तब ये हंटिंग वाला घटना होता है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन टूट जाता है, सिंक्रोनाइज खत्म हो जाता है, और उस रोटर आगे पीछे दोलन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, और उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, हंटिंग बोलते हैं कि हंटिंग हो गया है। देखिए अभी हंटिंग वाला कंडीशन आया है, व्हेन सडनली लोड इंक्रीज, जब लोड को अचानक से इंक्रीज कर देंगे तो जो रोटर की एक्सिस है और ये हमारा स्टेटर का एक्सिस है, दोनों का एक्सिस चेंज हो गया, रोटेशन ऑफ एक्सिस चेंज हो गया। जबकि इस कंडीशन में सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड दोनों अगर बराबर हो, उस कंडीशन में जो एक्सिस ये चेंज हुआ ऐसे नहीं रहेगा, दोनों एक ही एक्सिस पर रहेगा, सीधा रहेगा। लेकिन हंटिंग की घटना कब हुई है, जब लोड अचानक से बढ़ गया है तो जो हमारा रोटर का एक्सिस था वो चेंज हो गया, पीछे रह गया, और हमारा
स्टेटर का एक्सिस आगे बढ़ गया, और इस कंडीशन में हमारा रोटर वाइब्रेट करने लगता है, और वाइब्रेट करने से वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं और रोटर खराब हो जाता है, मोटर खराब हो सकता है। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, कारण क्या है इसका? तो भार में अचानक परिवर्तन करिएगा तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव होता है, इसकी वजह से हो जाता है। सप्लाई वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी में ऐसा करिएगा तो हो जाता है। अधिक जरूरत, हाई इनर्सिया वाले लोड के कारण भी हो जाता है। बहुत हैवी लोड इस्तेमाल करिएगा तो भी हो जाता है। डैम्पर वाइंडिंग का अभाव करेगा, अगर डैम्पर वाइंडिंग आप नहीं किए हैं उसके वजह से भी हो जाता है। डैम्पर वाइंडिंग नहीं रहेगा तो जो रोटर का स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचेगा नहीं, इस वजह से भी हमारा हंटिंग का घटनाएं हो सकती है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़े। तो कह रहा है कि प्रभाव इसका क्या होता है जब हंटिंग होती है, तो प्रभाव क्या होता है? तो प्रभाव ये होता है कि मोटर में अनियमित धारा प्रवाहित होने लगती है, मोटर में फ्लक्चुएटिंग करंट प्रवाहित होने लगता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है, मोटर वाइब्रेट करने लगता है, उसका रोटर वाइब्रेट करेगा, कंपन होना शुरू होगा जिससे मोटर को नुकसान पहुंच सकता है। पावर फैक्टर खराब हो जाता है, जिस पावर फैक्टर पर मोटर काम कर रहा है वो खराब हो जाता है। ठीक है, रोकथाम का उपाय क्या है? तो डैम्पर वाइंडिंग करके हम रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नर सिस्टम ला सकते हैं, गवर्नर सिस्टम द्वारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित कर सकते हैं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाएगा, तो कुछ हद तक एक दूसरे को इंटरलॉकिंग करा सकते हैं। ठीक है, फील्ड करंट को समायोजित करके स्थिरता बनाए रखना कर रहा है कि फील्ड करंट को हम लोग क्या करेंगे, स्थिर करके हम इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझेंगे अब फेज स्विंग क्या होता है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि जो हमारा स्टेटर होता है इसका जो स्पीड होता है, इसके अंदर जो चुंबकीय फील्ड होता है उसका स्पीड हमारा होता है एनएस, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और जो रोटर होता है, रोटर का जो हमारा स्पीड होता है वो होता है एनआर। जब हम दोनों को इंटरलॉकिंग कराते हैं तो क्या होता है, नहीं हो पाता है, मतलब इंटरलॉकिंग नहीं हो पाता है, इसके चुंबकीय फील्ड से इसका स्पीड मैचिंग नहीं हो पाता है, तो रोटर कुछ एंगल पे चलना शुरू करता है, कुछ एंगल इसका चेंज हो जाता है, जो एंगल है लगातार बदलते रहता है, रोटर का एंगल पीछे हो जाता है, इस वजह से हमारा फेज स्विंग देखने को मिलता है, और इसी घटना को हम लोग फेज स्विंग भी बोलते हैं। ठीक है, कारण क्या है? करेक्ट, अनुचित उत्तेजना, इम्प्रॉपर एक्साइटेशन करेंगे तो हो सकता है। प्रॉपर हम सप्लाई नहीं देंगे, डीसी सप्लाई हमको रोटर को चाहिए ना एक्साइटेड होने के लिए, और प्रॉपर सप्लाई नहीं दे रहे हैं तो ऐसी घटनाएं हो सकती है। दूसरा, भार में लगातार बदलाव, लगातार आप भार में चेंज कर रहे हैं तो भी ऐसा घटना हो सकता है। मोटर का अंडर एक्साइटेशन या ओवर एक्साइटेशन, अगर मोटर आपका अंडर एक्साइटेशन में चल रहा है या ओवर एक्साइटेशन में चल रहा है तो भी ऐसा हो सकता है। यूनिटी फैक्टर जब 1 नहीं होगा तो या तो मोटर 1 से कम होता है, मोटर क्या होगा, अंडर एक्साइटेशन होगा, 1 से ज्यादा होगा तो मोटर हमारा ओवर एक्साइटेशन में होगा, तो इस कंडीशन में भी हमारा फेज स्विंग हो सकता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो मोटर हमारा अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, मोटर बार बार उसका स्पीड कम ज्यादा होने लगता है। ठीक है, पावर फैक्टर बिगड़ जाता है हमारा। ठीक है, और मोटर गर्म होकर ओवर हीटिंग में कंडीशन में चला जाता है, मोटर क्या होता है, गर्म हो जाता है क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका नुकसान भी है हमारा। रोकथाम का उपाय क्या है भाई? तो फील्ड करंट को सही करिए, है ना, फील्ड करंट सही सेट करना होगा आपको, लोड को स्थिर रखना होगा, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन का उपयोग करना होगा कि वोल्टेज वर्क के अकॉर्डिंग, लोड के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिक होते रहेगा, तो ये घटनाएं आपको रोक सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है पैरामीटर है, या हंटिंग है, यहाँ फेज स्विंग है। तो कह रहा है परिभाषा क्या है इसका, शॉर्ट में रोटर में का जो दोलन होने लगता है, ऑसिलेशन होने लगता है, तो कह सकते हैं कि वो हंटिंग हो रही है। मोटर जब ऐसे वाइब्रेट करेंगे, दोलने लगे, है ना, बबलिंग करने लगे, तो क्या बोलेंगे, हंटिंग हो रहा है। और फेज स्विंग, रोटर के कोण में बदलाव हो जाता है। ठीक है, मुख्य कारण क्या है, अचानक लोड में परिवर्तन इसका मुख्य कारण है जिसकी वजह से हंटिंग होती है। और जो फेज स्विंग होता है, अनुचित उत्तेजना, बढ़िया एक्साइटेशन नहीं करेंगे तो इस वजह से क्या होता है, हमारा फेज स्विंग होने लगता है। समाधान क्या है कि डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करिए तो हंटिंग रुक जाएगा, और इसका समाधान क्या है कि सही फील्ड करंट सेट कर दीजिए तो आपका फेज स्विंग रुक जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट में आप याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि उत्तेजना के परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, उत्तेजना का परिवर्तन, एक्साइटेशन में अगर हम परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जब रोटर का उत्तेजना कमजोर हो जाता है, रोटर का जो एक्साइटेशन है कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो जो सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेशन स्थिति में काम करने लगता है।
ठीक है। इस स्थिति में निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि तुल्यकालिक मोटर की अंडर एक्साइटेशन कंडीशन, मतलब तुल्यकालिक मोटर जो है, जो सिंक्रोनस मोटर है, वो अंडर एक्साइटेशन मोड में काम कर रहा है ना। जब हमारा एक्साइटेशन कमजोर पड़ जाता है, जब हमारा सप्लाई कम हो जाती है, तो मोटर पूरी तरह से उत्तेजित नहीं होता है चलने के लिए। चलता है लेकिन पूरी तरह से मन से नहीं चलता है, पूरा फोर्स के साथ नहीं चलता है, बढ़िया टॉर्क पैदा नहीं कर सकता है। उस समय हम बोलेंगे कि ये अंडर एक्साइटेशन मोड में है, मतलब कम पावर में चल रहा है। उस समय क्या क्या घटनाएं घटती है उस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि जब तुल्यकालिक मोटर हमारा अंडर एक्साइटेशन मोड में चल रहा है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे कि वोल्टेज और उत्तेजना में संबंध, वोल्टेज और एक्साइटेशन रिलेशनशिप को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्या होता है इसमें, पश्चगामी धारा, लैगिंग करंट। करंट क्या करता है, लैग करने लगता है। कह रहा है कि जब उत्तेजना वोल्टेज ई सप्लाई वोल्टेज से कम हो जाता है, ई क्या होता है हमारा, कम हो जाता है सप्लाई वोल्टेज से, तो मोटर अंडर एक्साइटेशन स्थिति में चला जाता है। और उस कंडीशन में आर्मेचर धारा सप्लाई वोल्टेज से पीछे लैग हो जाती है। अब समझिए इस फिगर में, देखिए ये ग्राफ जो बना हुआ है, आर्मेचर करंट है इधर, और इधर क्या है, डीसी फील्ड करंट। ठीक है, इसी के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ में जो ये कर्व देख रहे हैं, इसको भी कर्व बोलते हैं। भी कर्व के बीचों बीच एक लाइन गई है, इसको यूनिटी फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, अगर हम इसके इधर चलते हैं, बाएं तरफ चलते हैं, तो लैगिंग फैक्टर होता है और दाहिने तरफ लीडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो अगर हम लैगिंग फैक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब यूनिटी फैक्टर एक से कम फैक्टर है, एक से कम नंबर में हम काम कर रहे हैं, जिसको हम लैगिंग फैक्टर बोलते हैं, उस कंडीशन में जब मोटर चलता है उसको बोलते हैं मोटर का अंडर एक्साइटेशन। मोटर अंडर एक्साइटेड है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जो हमारा उत्तेजना वोल्टेज होता है, उत्तेजना वोल्टेज को हम ई से डिनोट करते हैं। उत्तेजना वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कम हो जाता है। ये हमारा सप्लाई वोल्टेज भी है, ये ज्यादा रहता है, और उत्तेजना वोल्टेज हमारा कम हो जाता है। मतलब जो उत्तेजित ईएमएफ होना चाहिए, जो मोटर को चलाने के लिए, रोटर को घुमाने के लिए, वो कम रहता है। कम रहता है तो मोटर को उतना पावर मिलता नहीं, तो उतना स्पीड से नहीं घूम पाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे उत्तेजना वोल्टेज हमारा कम रहता है, लेकिन सप्लाई वोल्टेज हमारा इससे ज्यादा रहता है। ठीक है, पहला तो ये होता है। अंडर एक्साइटेशन में पूछे क्या होता है, तो भाई उत्तेजना वोल्टेज कम रहता है, इसी वजह से तो अंडर एक्साइटेशन में गया है। और जो सप्लाई वोल्टेज वो ठीक रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन ये बोल रहा है कि इस स्थिति में आर्मेचर धारा सप्लाई वोल्टेज के पश्चगामी होता है। अब होता क्या है कि जो आर्मेचर का करंट है, जो आर्मेचर में हमारा करंट है आई, ये क्या होता है कि जो सप्लाई वोल्टेज है ना, इसके पीछे चलता है, लैगिंग हो जाता है। क्या होता है, लैगिंग होने लगता है। सप्लाई जो आर्मेचर का धारा है, सप्लाई वोल्टेज से क्या होता है, लैग कर जाता है, पीछे चलता है। मतलब करंट हमारा वोल्टेज के पीछे चलता है। जब करंट वोल्टेज के पीछे चलता है, उस कंडीशन को हम लैगिंग कंडीशन बोलते हैं, और हमने एसी थ्योरी में पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन आ जाता है, इसको हम बोलते हैं कि भाई लैगिंग कंडीशन है। दूसरा भाई हम देखते हैं पावर फैक्टर का प्रभाव। जब हमारा अंडर एक्साइटेशन मोड में मोटर हमारा चल रहा है, उस समय पावर फैक्टर क्या होता है, तो देखिए बोला कि पावर फैक्टर हमारा क्या करता है, लैगिंग पावर फैक्टर यहां होता है। क्यों, क्योंकि जब इस तरह से कर्व था हमारा, तो यहां तो 1 था, लेकिन मोटर हमारा इस तरफ बाएं साइड चल रहा है, इस वाला एरिया में मोटर को हम चला रहे हैं, तो इधर जो एरिया होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर का होता है। ठीक है ना, मतलब जो मोटर चल रहा है वो लैगिंग पावर फैक्टर में चल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि यह प्रतिक्रियाशील शक्ति, इट ड्रा रिएक्टिव पावर फ्रॉम सोर्स सच एज इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के जैसे ये बिहेव करता है, और रिएक्टिव पावर को सोर्स से खींचने का काम करता है, जिससे मोटर हमारा बढ़िया पावर नहीं दे पाता है। ठीक है, तो कह रहा कि इसका उपयोग कहाँ है भाई, तो कह रहा कि अंडर एक्साइटेड मोड का उपयोग कम फील्ड करंट वाले ऑपरेशन में किया जाता है, जहां पे आपको फील्ड करंट कम चाहिए होता है। फील्ड करंट कम का मतलब टॉर्क कम चाहिए होता है, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह पावर सिस्टम को भारी इंडक्टिव लोड बना देता है। कह रहा कि इसका सामान्यतः उपयोग हम नहीं करते हैं। कारण क्या है, यह सिस्टम को इंडक्टिव बना देता है, जिससे हमारा जो रिएक्टिव पावर है उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस वजह से इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा ग्राफ दिखा देते हैं, तो ग्राफ पे आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देखिए ग्राफ है। अब इस ग्राफ को समझिएगा। ठीक है, ये ग्राफ में यूनिटी पावर फैक्टर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इसके मध्य में यूनिटी पावर फैक्टर होता है। इस समय होता क्या है, यूनिटी फैक्टर, यूनिटी का मतलब 1 होता है, और जो हमारा
आर्मेचर का जो वोल्टेज है, आर्मेचर वोल्टेज और हमारा सप्लाई वोल्टेज दोनों बराबर हो जाते हैं यहाँ पे। आर्मेचर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज बराबर होते हैं। जो हमारा आर्मेचर का करंट है और जो सप्लाई वोल्टेज है, ये भी दोनों एक दूसरे का साथ चलते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, साथ ही चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते हैं। मतलब जब इनका ग्राफ बनाइएगा ऐसे, तो ये करंट और वोल्टेज दोनों का साथ ही चलने का ग्राफ रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीजें हो जाती है। एक तो पावर फैक्टर एक हो जाता है, हमारा सप्लाई वोल्टेज होता है आर्मेचर वोल्टेज के बराबर हो जाता है, आर्मेचर ईएमएफ के बराबर हो जाता है। और दूसरा, जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन है, दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आप समझते हैं। अब यहाँ के बाद आपको हम बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। समझिए अब। कह रहा है कि जब रोटर का उत्तेजन एक्साइटेशन इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि उत्तेजन वोल्टेज ई, मतलब जो उत्तेजित वोल्टेज है ई, सप्लाई वोल्टेज भी के बराबर हो जाए, ई इक्वल टू भी हो जाए, तो मोटर यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करती है। इस स्थिति में निम्नलिखित बिंदु देखे जाते हैं। पहला क्या कि वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप की हम बात करें तो कह रहा है कि भी हमारा सप्लाई वोल्टेज का रेफरेंस माना जाता है। भी क्या है, सप्लाई वोल्टेज है जो रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है। ई क्या है, उत्तेजन वोल्टेज भी के बराबर हो जाता है, ई इक्वल टू भी हो जाता है। और आर्मेचर का जो धारा आई है वो वोल्टेज भी के साथ समान फेज में चलना शुरू करती है। डिफरेंस फेज नहीं, समान फेज में एक साथ आगे जाना शुरू कर देती है। और पावर फैक्टर का जो कोण होता है वो शून्य हो जाता है। जो पावर फैक्टर का कोण है वो कितना था, 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। कितना होता है, 0 डिग्री हो जाता है। इस वजह से पावर फैक्टर का कोण को ऐसे भी सूचित करते हैं और थीटा से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर का कोण जो है क्या होता है, 0 डिग्री हो जाता है। अब इस वाले कंडीशन को बढ़िया कंडीशन माना जाता है, बेस्ट कंडीशन माना जाता है कि इसी पर अगर मोटर चलेगा तो कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है, ठीक है। पावर फैक्टर की बात कर रहा है तो पावर फैक्टर एक हो जाता है, यूनिटी मतलब एक हो जाता है। और ये प्रतिक्रियाशील शक्ति, रिएक्टिव पावर का आदान प्रदान नहीं होता है। यहाँ पे रिएक्टिव पावर का आदान प्रदान नहीं होता है, बढ़िया से मोटर काम करता है। आर्मेचर धारा न्यूनतम होती है, ठीक है ना। और कॉपर लॉसेस कम होता है। जब आर्मेचर में धारा न्यूनतम होगा तो कॉपर लॉस भी कम होगा हमारा। तो ये सारा इसका अच्छाई है। उपयोग क्या होता है तो कह रहा है कि पावर फैक्टर सुधार के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जहां पावर फैक्टर सुधार करना हो वहां पर इसका उपयोग करेंगे। दूसरा, कांस्टेंट लोड वाले उद्योगों में हम इसका करते हैं, जहां पे भार कांस्टेंट हो वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। हाई इफिशियंसी, है ना, ऊर्जा दक्षता संचालन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। सुटेबल फॉर एनर्जी इफिशियंसी ऑपरेशन, बढ़िया इफिशियंसी पे हमको काम करना होता है, उसमें पावर फैक्टर वन रखते हैं तो काफी काम अच्छा होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसका उपयोग कर लेते हैं। अब दूसरा आता है कि ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है कि ये वाला ग्राफ में अगर हम भी बनाए ऐसे, ये पावर फैक्टर था पीएफ। अब अंडर एक्साइटेशन इधर चल रहा था, अगर पावर फैक्टर 1 है तो इस पे चल रहा था। अब हमारा मोटर इसमें चलेगा, इस वाला कंडीशन में चलेगा। इस वाला कंडीशन में क्या होता है हमारा, अगर वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखें तो इसमें जो उत्तेजन वोल्टेज होता है ज्यादा हो जाता है, ई हमारा ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, ई जो उत्तेजन वोल्टेज वो ज्यादा हो जाता है और सप्लाई वोल्टेज हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा कि जब मोटर ओवर एक्साइटेड स्थिति में चल रहा होता है उस समय हमारा जो उत्तेजना जो वोल्टेज होता है, उत्तेजना वोल्टेज जो होता है वो कैसा होता है, कम या ज्यादा होता है, तब वो कहना होगा ज्यादा होता है और सप्लाई वोल्टेज हमारा कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्मेचर का धारा है वो सप्लाई वोल्टेज से आगे हो जाता है, लीडिंग होने लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा करंट आई है ये आगे चलने लगता है। किससे आगे चलता है तो वोल्टेज से आगे चलने लगता है। वोल्टेज हमारा लैग करता है, करंट हमारा आगे चलता है, तो लीडिंग कंडीशन में करंट हमारा लीड करने लगता है, आगे चला लीडिंग कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। फेजर डायग्राम में आई भी से आगे 5 डिग्री लीड एंगल से निकल जाता है। कह रहा है कि फेजर डायग्राम जब देखेंगे आप तो उसमें जो करंट होता है वो 5 डिग्री एंगल से आगे निकल जाता है, मतलब आगे चलता है। और इसमें जो पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। इस तरफ जो पावर फैक्टर बनता है यहाँ पे, ये कौन सा पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है। मोटर कैपेसिटिव लोड की तरह व्यवहार करता है। मोटर कैसा व्यवहार करता है, कैपेसिटिव लोड की तरह मोटर व्यवहार करना शुरू कर देता है, ठीक है। आइए हम लोग अब देखने जा रहे हैं भी कर्व के बारे में, थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि भी कर्व भी हम देख रहे थे अंडर एक्साइटेशन में, ओवर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर जब 1 था तो भी कर्व का इस्तेमाल देखने को आ रहा था। तो भी कर्व क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भी कर्व अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। और अभी आप देख ही चुके हैं। इधर वाला जो एक्सिस होता है, जो वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे आर्मेचर करंट होता है, आई ए होता है, इसको आर्मेचर करंट बोलते हैं, ठीक है।
और इधर वाला जो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, इस पे हमारा फील्ड करंट होता है, आई एफ होता है। आई एफ मतलब फील्ड करंट, ठीक है। इसमें इस वाला ये भी शेप का दिख रहा है ना आपको, भी शेप का। तो भी शेप के मिडिल की हम बात करें तो भी शेप के मिडिल में हमारा जो फैक्टर होता है उसको यूनिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 लाइन दिख रहा होगा। तो पहला जो लाइन है ये ऊपर वाला, ये लाइन सूचित करता है कि मोटर हमारा फुल लोड पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? फुल लोड पे चल रहा है। अगर इस तरह का ग्राफ बनेगा तो आप बता सकते हैं कि मोटर हमारा फुल लोड पे चल रहा है। इस समय आप देखेंगे, थोड़ा सा यहां से ऐसे मिलाइएगा तो देखिए यहाँ पे करंट है हमारा, मतलब फुल लोड पे करंट का वैल्यू हमारा यहाँ है। मान लीजिए 10 एम्पियर है तो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और उस समय फील्ड करंट की बात करें तो फील्ड करंट हमारा यहाँ पे है। और ये इस वाले पॉइंट की हम बात करें जहां पर पावर फैक्टर 1 है तो ये बढ़िया कंडीशन कहा जाता है। ये क्या है? बढ़िया कंडीशन पर चल रहा है। लेकिन यही हम बात करें कि अगर फुल लोड आप दिए हुए हैं, पूरा फुल लोड पे मोटर हमारा चल रहा है, इस पे फुल लोड पे चल रहा है, तो फुल लोड पे अगर मोटर का कर्व कुछ इस तरह से भाग रहा हो, इस तरह से भाग रहा हो, मतलब आर्मेचर करंट बढ़ रहा है, आर्मेचर करंट बढ़ रहा है और फील्ड करंट घट रहा है। आप देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट की हम बात करें, नीचे करिएगा तो फील्ड करंट देखिए घटा है। मान लीजिए यहाँ पे भी फील्ड करंट 10 एम्पियर था, तो अब घट के किधर हो गया है? ये 8 एम्पियर पे चला गया है। लेकिन अगर इधर की हम बात करें तो ये बढ़ के 15 एम्पियर हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो मतलब अंडर एक्साइटेशन स्थिति में क्या होता है कि आर्मेचर का करंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि फुल लोड पर जब ये चल रहा है तो अंडर एक्साइटेशन में क्या होता है? लोड ज्यादा बढ़ गया है, ये हो सकता है। तो लोड जब ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है? हमारा फील्ड करंट में कमी होती है, फील्ड करंट कम होता है और हमारा आर्मेचर करंट बढ़ता है। आर्मेचर को करंट ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि वो घूमने का प्रयास करता है, इस वजह से करंट बहुत ज्यादा खींचेगा। और ये कंडीशन सही नहीं माना जाता है। ये इसको लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे इंडक्टिव लोड बढ़ जाता है और हमारा मोटर को नुकसान करने का काम करता है। ये सही नहीं होता है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि लोड को थोड़ा कम रखते हैं, फुल लोड पे ही चल रहा है, अगर लोड को थोड़ा सा कम रखते हैं तो मोटर हमारा ओवर एक्साइटेशन मोड में चला जाता है। और यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे फील्ड करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन आर्मेचर करंट तेजी से बढ़ रहा है। आर्मेचर करंट तेजी से बढ़ रहा है, ये भी सही नहीं होता है कि आर्मेचर करंट को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, वो भी हमारा सही नहीं होता है। तो कुल मिलाकर इस वाले लाइन पर अगर हम चलाएंगे तब मोटर हमारा अच्छा चलता है, ठीक है। अगर उसी तरह से हम बात करें, ये तो पहला हो गया फुल लोड, दूसरा ये हमारा है हाफ लोड। अगर हम हाफ लोड की बात करें तो हाफ लोड में भी यही 3 कंडीशन बनता है। ये वाला जो ग्राफ है ये हाफ लोड का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मोटर को चला रहे हैं तो हमारा हाफ लोड में देखिए आर्मेचर करंट कम हो गया है, मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ पे 8 एम्पियर हो गया है। तो जब जब आपका लोड कम होगा आर्मेचर का करंट कम हो जाता है, ठीक है। और पावर फैक्टर देखिए, यहाँ भी पावर फैक्टर की हम बात करें तो यहाँ जो फील्ड करंट है आईएफ भी सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो फील्ड करंट हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है। कब कब? या तो लोड नहीं है, नो लोड हो, चाहे हाफ लोड हो, चाहे फुल लोड हो, पावर फैक्टर जब 1 रहेगा तो हमारा फील्ड करंट इक्वल रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आर्मेचर करंट में आपको कम या ज्यादा देखने को मिलेगा। फुल लोड में देखिएगा तो यहाँ था, मान लीजिए 10 पे था, हाफ लोड में देखिए तो 8 पे आ गया, और नो लोड कंडीशन में रहेगा तो हो सकता है 5 एम्पियर आ जाए। तो लोड कम या ज्यादा होने से हमारा आर्मेचर करंट में कम या ज्यादा हो रहा है, लेकिन फील्ड करंट हमारा स्थिर है, कांस्टेंट है। लेकिन वही हम बात करें, अगर ये तीनों फुल लोड, हाफ लोड और नो लोड की बात में हम करें कि मोटर को हम लैगिंग पावर फैक्टर पर ले जाएंगे, मतलब हमारा मोटर अंडर एक्साइटेशन मोड में चला जाएगा, तब हमारा फील्ड करंट भी कम होगा और हमारा आर्मेचर करंट बढ़ जाता है। लेकिन मोटर को हम लोग क्या करेंगे, ओवर एक्साइटेशन मोड में ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, लीडिंग पावर फैक्टर में लेके चले जाएंगे। उस समय क्या होता है, फील्ड करंट भी बढ़ता है और आर्मेचर करंट भी बढ़ता है, लेकिन आर्मेचर करंट तेजी से बढ़ता है और फील्ड करंट कम बढ़ता है। अब आपसे कोई सवाल पूछेगा तो शायद आप इसका जवाब दे पाएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्या जवाब दे पाएंगे कि अगर कोई पूछे आपसे कि अगर मोटर को हम अंडर एक्साइटेशन मोड में चला रहे हैं तो हमारा आर्मेचर करंट क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, तो आपको बताना होगा कि अंडर एक्साइटेशन मोड में हमारा जो आर्मेचर करंट है बढ़ जाता है, फील्ड करंट क्या होता है तो कम हो जाता है। पावर फैक्टर यूनिटी पे हम चलाते हैं उस समय हमारा वोल्टेज और करंट में क्या संबंध रहता है, तो दोनों इक्वल रहता है, मतलब दोनों एक ही फेज में चलता है, आगे पीछे नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो बताना होगा। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो एक्स एक्सिस है वो फील्ड करंट के बारे में बताती है ना।
वाई एक्सिस हमारा आर्मेचर करंट के बारे में बताता है, ठीक है। और ये अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा दिखता है, इसलिए इसको नाम वी कर्व है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। तो यहाँ पे है कि कर्व की विशेषताएं, कर्व का विशेषता क्या है? तो पहला है अंडर एक्साइटेशन मोड। जब हमारा अंडर एक्साइटेशन मोड में रहेगा तो क्या होगा? तो आपको बता ही दिए हैं कि फील्ड करंट कम होता है हमारा अंडर एक्साइटेशन मोड में। फील्ड करंट हमारा कम हो रहा है ना, इधर जा रहा है, और हमारा आर्मेचर करंट बढ़ जाता है, ठीक है। और कह रहा है कि आर्मेचर करंट पक्षगामी लैगिंग होता है, और जो आर्मेचर का करंट है वो लैग करता है, ठीक है ना। बढ़ेगा लेकिन लैगिंग कंडीशन में रहे, क्योंकि पावर फैक्टर लैग कर रहा है, तो आर्मेचर का करंट भी हमारा क्या करेगा? लैग करेगा, ठीक है। अब हो रहा है कि पावर फैक्टर लैगिंग, और पावर फैक्टर भी लैगिंग करता है। मतलब अंडर एक्साइटेशन कंडीशन में हमारा जो फील्ड करंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि मोटर हमारा इधर चल रहा है। और जो करंट होता है, जो आर्मेचर का करंट होता है, वो लैगिंग मोड में रहता है, सप्लाई वोल्टेज से पीछे चलता है, और पावर फैक्टर भी लैग करता है, ये होता है, ठीक है। और इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारा आ गया नॉर्मल एक्साइटेशन। जब नॉर्मल एक्साइटेशन होता है उस समय पावर फैक्टर यूनिटी होता है, 1 होता है। इस कंडीशन में ई और भी बराबर होता है हमारा, आर्मेचर वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। इस समय फील्ड करंट इष्टतम होता है, मतलब ई इक्वल टू वी होता है। आर्मेचर करंट न्यूनतम हो जाता है, आर्मेचर करंट न्यूनतम ही होता है। प्लस में ये वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, है ना। और हमारा जो ईएमएफ है, आर्मेचर में जो हमारा ईएमएफ है वो हमारा सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है, ठीक है। और पावर फैक्टर यहाँ पे 1 हो जाता है जब नॉर्मल कंडीशन में मोटर रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो कह रहा है ओवर एक्साइटेशन मोड। ओवर एक्साइटेशन मोड में क्या होता है? जब मोटर हमारा इस वाला लाइन के इधर चलता है, इधर चलेगा तो लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है, ठीक है। और लीडिंग पावर फैक्टर के साथ हमारा जो ई है, ई ग्रेटर होता है वी से, सप्लाई वोल्टेज से। ईएमएफ जो होता है हमारा रोटर का जो उत्पन्न इंड्यूस ईएमएफ है वो हमारा ज्यादा हो रहता है, सप्लाई वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है। और पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है, और जो करंट होता है लीड करने लगता है। करंट का जो फेज होता है वो वोल्टेज से आगे चलने लगता है, तो लीडिंग में हमारा करंट चलता है, ठीक है। ये 3 कंडीशन होते हैं, तीनों कंडीशन को एक कर्व के माध्यम से ध्यान में रखिएगा। अब रहा शेप ऑफ कर्व। अब शेप ऑफ कर्व भाई भी क्यों होता है? तो कोई बात नहीं, भी आकार इसलिए होता है क्योंकि आर्मेचर करंट पहले घटता है और फिर बढ़ने लगता है। कारण कि आर्मेचर करंट पहले क्या करता है? घटता है। देखिए आर्मेचर करंट घट रहा है और यू 1 पाता है, इसके बाद फिर बढ़ना शुरू कर देता है। अब घटता है बढ़ता है, इसी वजह से क्या हो गया है? भी वाला कर्व देखने को मिलता है। न्यूनतम बिंदु जो होता है वो उसका 1 होता है, पावर फैक्टर यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। और ये क्या दर्शाता है? पावर फैक्टर को दर्शाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो सिंक्रोनस मोटर का जो भी कर्व बनता है, इसके न्यूनतम पॉइंट किस किस चीज को दर्शाता है? न्यूनतम पॉइंट किस चीज को दर्शाता है? तो पावर फैक्टर को दर्शाता है हमारा। किसका दर्शाता है? पावर फैक्टर को दर्शाता है, ठीक है। याद रखिएगा। और एक छोटा सा टेबल बना दिए हैं, इधर फील्ड करंट है, और ये उत्तेजन की स्थिति है, और ये पावर फैक्टर है, और ये आर्मेचर करंट है। कह रहा है कि फील्ड करंट कम होता है। कब कम होता है? जब मोटर हमारा अंडर एक्साइटेशन मोड में होता है, फील्ड करंट हमारा कम होगा। ये फील्ड करंट है। ये कम कब होता है? जब मोटर हमारा इधर होता है, ठीक है, जब मोटर हमारा अंडर एक्साइटेशन मोड में होता है। और पावर फैक्टर क्या होता है? लैगिंग करता है। पावर फैक्टर कैसा होता है? लैगिंग करता है। आर्मेचर करंट अधिक होता है। इस समय आर्मेचर करंट हमारा क्या रहेगा? अधिक रहेगा। जैसे जैसे हम इधर आएंगे आर्मेचर करंट बढ़ जाता है। हमारा फील्ड करंट हमारा इष्टतम रहता है, सबसे कम न्यूनतम बिंदु पर आता है, ठीक है ना, कम रहता है। और उत्तेजन की स्थिति सामान्य होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में मोटर होता है, उस समय यूनिटी पावर फैक्टर 1 होता है, और हमारा जो आर्मेचर करंट था ये भी हमारा न्यूनतम होता है, ठीक है ना। फील्ड करंट इष्टतम मतलब बीच में होता है, यहाँ पे इष्टतम हो गया ना, मतलब ये मिनिमम होता है, ठीक है। मिनिमम मतलब यहाँ से ये घटेगा ना बढ़ेगा, ये बीच में रहता है, ठीक है। और जो हमारा आर्मेचर करंट था सबसे कम होता है, यहाँ पे हमारा आर्मेचर करंट सबसे कम रहेगा, ठीक है। अब फील्ड करंट अधिक। फील्ड करंट अधिक कब हो? जब इधर रहेगा, ठीक है। और उस समय हमारा जो मोटर की स्थिति होती है ओवर एक्साइटेड होता है, पावर फैक्टर लीडिंग में होता है, और हमारा आर्मेचर करंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको यहाँ से पावर फैक्टर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस वाले अगर आपको ध्यान में रखिएगा, और ये एक छोटा सा टेबल बन गया है, इस टेबल के माध्यम से आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें किताब में एक इन्वर्टेड मतलब उल्टा भी कर्व देखने को मिलेगा।
क्या मिलेगा, उल्टा वी कर्व देखने को मिलता है। तो वी कर्व जब उल्टा होता है तो ये जो बनता है ये पावर फैक्टर और डीसी फील्ड करंट के ऊपर बनता है। फील्ड करंट और पावर फैक्टर के ऊपर ये जो कर्व बनता है वो उल्टा कर्व भी होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसमें जो एक्स एक्सिस होता है ये क्या दिखाता है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस हमारा फील्ड करंट को दिखाता है। ठीक है, वाई एक्सिस हमारा पावर फैक्टर को दिखाता है। और आकार कैसा था, उल्टा वी के होता है। ऊपर वाला जो टॉप पॉइंट होता है ये हमारा इस समय पावर फैक्टर 1 होता है। ठीक है, इस कंडीशन में हम लैग करेंगे, इस कंडीशन में मतलब इधर में लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा और इधर हमें लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा। सबसे ऊपर वाला जो कर्व है ये वाला, ये हमारा फुल लोड का है, ये हाफ लोड का है और ये जीरो लोड का है, नो लोड का कंडीशन है। ठीक है, तो उल्टा कर्व कब बनता है, जब हमारा ग्राफ पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में होता है तो हमारा जो कर्व होता है उल्टा वी की तरह दिखता है, बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। आइए समझते हैं कि जब हमारा भी कर्व उल्टा हो जाता है ना, जब हम उल्टा कर्व बनाते हैं पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में जब कर्व बनता है उस समय तीन तरह के हम क्षेत्रों पर हम बात करेंगे। पहला हमारा क्षेत्र है अंडर एक्साइटेशन मोड। अंडर एक्साइटेशन मोड में क्या होता है भाई, जब उल्टा भी कर्व रहेगा तो अंडर एक्साइटेशन मोड में क्या होगा, देखिए कह रहा है कि फील्ड करंट कम और पावर फैक्टर लैग करता है। ये सबको मालूम है कि अंडर एक्साइटेशन मोड में फील्ड करंट कम रहेगा, इधर क्या रहता है, इधर हमारा लैगिंग करता है। ये अंडर एक्साइटेशन मोड है। ठीक है, इधर वाला में देखिएगा तो फील्ड करंट हमारा कम हो रहा है, इधर जाएगा तो फील्ड करंट कम होगा। ठीक है, और उत्तेजन वोल्टेज जो होता है वो कम होता है और सप्लाई वोल्टेज ज्यादा रहता है। ई कम होता है और सप्लाई वोल्टेज ज्यादा रहता है। सेम सीधा वाला है उसी तरह का यहाँ भी होगा, बस पावर ये बनाने का तरीका अलग है लेकिन कहानी सब वही हो रही है। ठीक है, अब ओवर एक्साइटेशन मोड की बात कर रहा है। ओवर वाला में क्या होगा, तो यहाँ पे फील्ड करंट अधिक हो जाएगा। ओवर किधर होगा, इधर होगा, तो लीडिंग पावर फैक्टर इधर हो जाता है, तो ओवर हो जाता है हमारा। ओवर वाला में फील्ड करंट ज्यादा बढ़ जाता है और हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है ये बढ़ जाता है और सप्लाई वोल्टेज हमारा घट जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर लीड करता है यहाँ पे। उसी तरह से यूनिटी की हम बात करें तो यूनिटी में क्या होता है कि शीर्ष पे हमारा पावर फैक्टर यहाँ दिखता है, फील्ड करंट इष्टतम होता है। फील्ड करंट इष्टतम मतलब फील्ड करंट एकदम बीच में होता है, ना ज्यादा ना कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे ई और वी बराबर हो जाते हैं, ई और वी हमारा बराबर हो जाता है। तो सारी कहानी वही है, सीधा भी वाला ही है, बस ग्राफ को उल्टा करके पावर फैक्टर के बीच में संबंध को दिखा दिया है। इस वजह से ये ग्राफ हमारा उल्टा दिखता है। ठीक है, और बाकी कोई अंतर नहीं है। शेप ऑफ द कर्व, देखिए अब शेप ऑफ द कर्व बोल रहा है कि जो शीर्ष होता है ना इस कर्व का वो पावर फैक्टर को दिखाता है और वहां पर पावर फैक्टर 1 होता है शीर्ष पे। ठीक है, बायां भाग में लैगिंग पावर फैक्टर होता है और दाहिने भाग में लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है, बस ये तो समझ चुके हैं आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा ग्राफ दे दिया है। अब ग्राफ किस में दिया है, एक भी कर्व दे दिया है और यहाँ पे उल्टा भी कर्व दिया है। ठीक है, ये पैरामीटर है। अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वी कर्व में आर्मेचर करंट होता है और उल्टा कर्व में पावर फैक्टर होता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा सवाल तो बताना होगा। आकार की बात करें तो आकार भी आकार का होता है और ये उल्टा भी आकार का होता है। उपयोग तो करंट विश्लेषण में ये काम आता है भी कर्व, और ये पावर फैक्टर विश्लेषण में काम आता है। शीर्ष बिंदु इसमें न्यूनतम हमारा करंट को बताता है। शीर्ष बिंदु किसमें, सीधा भी वाला में। उल्टा भी वाला में पावर फैक्टर 1 है, उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें, क्या देखें, तो आपने देखा सिंक्रोनस मोटर का कहानी समझ लिया क्या होता है। नोट्स बना लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपको अब याद आ जाएगा। यदि स्टेटर एमएमएफ रोटर की तरह ही समान गति से घूमता है तो स्टेटर एमएफ और रोटर के फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति क्या होती है। क्या बोल रहा है कि सापेक्ष गति होता है रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं, देखिए इंग्लिश में लिखा होगा कहीं, रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन देम। मतलब रिलेटिव स्पीड ये होता है कि ये हमारा स्टेटर है, इसका स्पीड हमारा एनएस होता है ना, और ये हमारा रोटर है, इसका स्पीड जो होगा वो हमारा एनआर होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों का स्पीड, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट फोर्स इक्वल रहेगा। मैग्नेटिक मोमेंट फोर्स एमएफ मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इक्वल रहेगा, मतलब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा हमारा। जब दोनों का स्पीड सेम होगा तो रिलेटिव मोशन क्या होगा, है ना, सापेक्ष गति क्या होगा। सापेक्ष गति का मतलब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, एनएस माइनस एनआर क्या होगा, क्या होगा,
तो बाबू जब दोनों सेम स्पीड पे चलेगा तो एन एस एन आर के इक्वल रहेगा, रहेगा ना, एन आर के इक्वल, तो इक्वल रहेगा तो दोनों को माइनस करिएगा आपस में, दोनों तो बराबर है। मान लीजिए इसका 10 है स्पीड, इसका 10 है, तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी यहां दे दिया है मैंने, अब देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि उल्टा भी वर्क ग्राफ है। क्या है भाई उल्टा भी ग्राफ, ये उल्टा जो भी ग्राफ बनता है तो ये क्या होता है, इधर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, और इधर क्या होता है, फील्ड करंट होता है, आईएफ होता है। तो किसके बीच में होता है, फील्ड करंट और आईएफ के बीच में तो होता है, यही तो होगा। ठीक है, उल्टा ग्राफ तो यही बनता है। इसका भी सोल्यूशन दे दिया, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा तुलकालिक मोटर में अर्गामी शक्ति गुणांक लीडिंग पावर फैक्टर प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित ईएमएफ क्या होता है। क्या बोला है कि सिंक्रोनस मोटर में लीडिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर है, उस समय ई का वैल्यू क्या रहेगा, ई का वैल्यू क्या रहेगा, तो ई का वैल्यू हमारा ज्यादा रहता है और जो सप्लाई वोल्टेज रहता है वो कम रहता है, यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे आपूर्ति वोल्टेज के बराबर नहीं होगा, ये कब होता है, जब पावर फैक्टर हमारा 1 होता है तब होता है। ठीक है, आपूर्ति वोल्टेज से कम ये नहीं होगा, ये लीडिंग पावर फैक्टर में होता है, लैगिंग पावर फैक्टर में होता है, ये लैगिंग में होता है। आपूर्ति वोल्टेज से अधिक ओवर सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, सी होगा, आपूर्ति वोल्टेज से अधिक होगा, ये आपूर्ति वोल्टेज है, इससे हमारा अधिक होगा ईएमएफ वोल्टेज। क्यों, क्योंकि हमारा लीडिंग पावर फैक्टर है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्यों आपको समझ में आ रहा है, इसलिए क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है, तो रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, और यहाँ बता दिया है कि अंडर एक्साइटेशन मोड में क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है और ई हमारा कम होता है और भी हमारा ज्यादा होता है। नॉर्मल एक्साइटेशन मोड में यूनिटी पावर फैक्टर होता है और ई भी के बराबर होता है। ओवर एक्साइटेशन मोड में लीडिंग पावर फैक्टर होता है और ई हमारा ज्यादा होता है, भी कम होता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि 50 हर्ट्ज वाली सिंक्रोनस मोटर 500 आरपीएम पे गति करती है तो रोटर का सैलिएंट ध्रुव पोल की संख्या क्या होगा, सैलिएंट पोल की संख्या क्या होगा, तो एन एस इक्वल टू क्या होता है, 120 एफ अपन पी, यही होता है ना जी। और पी क्या है हमारा, यही तो पोल है, यही तो निकालना है। तो एन एस कितना दिया हुआ है, 500 आरपीएम दिया हुआ है, इक्वल टू 120 इंटू 50 दिया है हमारा क्या फ्रीक्वेंसी, अपन पी है। तो कटाइएगा तो 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से, ठीक है ना, 5 5 से कट जाएगा तो 12 है, या पी इक्वल टू कितना हो गया, 12। आंसर क्या होगा हमारा, 12 हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसको अब देखिए, अगर आप थ्योरी बढ़िया से पढ़ रहेंगे तो बनाने में मजा आता है। देखिए बन रहा है बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तुलकालिक मोटर के उप केंद्र सब स्टेशन के अभिग्राही सिरे पर खाली स्थान के लिए लगाया जाता है। क्या बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर इज माउंटेड एट द रिसीविंग एंड ऑफ द सब स्टेशन। सब स्टेशन में इतना ही समझ लीजिए क्यों लगाया जाता है, तो कह रहा है पावर फैक्टर सुधारने के लिए, कि उप केंद्र के वोल्टेज में स्थिरता के लिए, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई दोनों का काम के लिए करता है, पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी लगाते हैं और वोल्टेज को स्थिरता के भी लगाते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगर सी नहीं दिया रहता तो ए होता है। ठीक है, मेन उद्देश्य पावर फैक्टर को सुधारना है, लेकिन हमारा वोल्टेज को स्थिरता को भी सुधारता है, इसीलिए हम लगाते हैं। तो अगर हमारा ये ऑप्शन नहीं होता तो ये सही था, और दोनों है तो भाई दोनों सही है। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन हमने दे दिया है, नोट्स के अंदर में सोल्यूशन आपको दिखेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुलकालिक मोटर हमेशा एक समकालीन गति से चलती है क्योंकि इसके मध्य में इंटरलॉकिंग होती है। क्या कह रहा है, तुलकालिक मोटर हमेशा बढ़िया स्पीड से चलती है, एक ही स्पीड से चलती है। क्यों चलती है, तो कह रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग चलती है क्योंकि इसके मध्य इंटरलॉकिंग होता है। तो किसके साथ इंटरलॉकिंग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में, कि स्टेटर और रोटर फील्ड के, रोटर वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग। तो हम कहें क्या कहेंगे, स्टेटर जो होता है जिसका स्पीड एनएस होता है, और रोटर होता है जिसका स्पीड एनआर होता है, जो एनएस के बराबर हो जाता है। इन्हीं दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग होता है ना, तो कहेंगे हम क्या, स्टेटर और रोटर फील्ड के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाता है। इस वजह से हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है हमेशा एक ही स्पीड पे चलता है। कौन सा स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से चलता है। तो हमारा बी सही होगा। ठीक है, और इसके लिए भी यहाँ पे सोल्यूशन दे दी है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसका परिवर्तन करने से तुलकालिक मोटर लैगिंग और लीडिंग कार्य करने लगता है। इसमें से किसका हम परिवर्तन करेंगे तो मोटर हमारा लैगिंग और लीडिंग काम करने लगता है। तो कह रहा कि पावर कोफिशियंट,
कि टॉर्क एंगल, कि आर्मेचर करंट, कि बैक ईएमएफ। किसका करेंगे भाई? तो बैक ईएमएफ का परिवर्तन करेंगे तो हमारा क्या होता है, लैगिंग और लीडिंग होने लगता है। आर्मेचर करंट से नहीं होगा, टॉर्क से भी नहीं होगा, और पावर कोफिशिएंट से नहीं होगा। किससे होगा? बैक ईएमएफ से होगा। ठीक है। और बैक ईएमएफ क्या होता है तो समझ लीजिए, यहाँ पे दिया गया है और बैक ईएमएफ के बारे में हमने आपको पढ़ाया भी है। कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में लीडिंग या लैगिंग पावर फैक्टर इस बात पर निर्भर करता है कि बैक ईएमएफ, ठीक है ना, आपूर्ति वोल्टेज के तुलना में कितना है। जो आपके आर्मेचर है ना, आर्मेचर में जो ईएमएफ पैदा होता है, जिसको हम ई से सूचित करते हैं, वो होता है हमारा बैक ईएमएफ। ठीक है। अब इसी पर ये अगर कम है तो लैगिंग में है, अगर ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर है तो भाई समान कंडीशन में, अगर ये ज्यादा है तो लीडिंग कंडीशन में आ जाता है। सारा काम बैक ईएमएफ पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। तो आगे बढ़े तो नेक्स्ट कह रहा है कि अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर इन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, लीडिंग करंट होता है कि लैगिंग करंट होता है, कि लीडिंग और लैगिंग करंट दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो ये वाला ग्राफ आप देखे थे ना, इस वाला ग्राफ में ये इधर आर्मेचर करंट था और इधर फील्ड करंट था। तो अति ओवर एक्साइटेड मोड में क्या होता है, जो करंट होता है लीड करता है कि लैग करता है। इधर का करंट है तो लैग करेगा, इधर लीड करेगा। तो करंट हमेशा इधर होता है ओवर एक्साइटेड में, तो हमारा करंट क्या होता है, लैग लीड करता है, तो लीडिंग करंट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो ये समझ गए। और यहाँ पे दिया हुआ है ओवर एक्साइटेड में हमारा फील्ड एक्साइटेशन बढ़ जाता है तो बैक ईएमएफ आपूर्ति वोल्टेज से अधिक हो जाता है। इस वजह से हमारा लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है, और लीडिंग पावर फैक्टर में हमारा जो वोल्टेज होता है, जो करंट होता है सॉरी, वो लीड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो शुरू से ही पहला शब्द यही था कि भाई सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, और यहाँ सिंक्रोनस मोटर दिया हुआ है, यही सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, खत्म हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नोट्स बढ़िया से बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स अपने तरीके से, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो बताए हैं उसको ध्यान में रखेंगे तो आपका ये चैप्टर से जो प्रश्न आएंगे आप आसानी से बता पाएंगे। तो इस तरह से सिंक्रोनस मोटर चैप्टर को समाप्त कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।